मेरा नाम मयंक मित्तल है और सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2019 में मैंने 29वीं रैंक हासिल की है। इससे पहले 2018 में मेरा सिविल सर्विस एग्ज़ाम का फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मैंने 105 रैंक हासिल की थी और कुल मिलाकर अभी तक मैंने ये सिविल सर्विस के 2 अटैम्प्ट दिए हैं। पहले में फर्स्ट अटैम्प्ट मेरी 105 रैंक थी और दूसरे अटैम्प्ट में 29 रैंक है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक की इस वीडियो के माध्यम से उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मैं शेयर करूंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में और क्या उसमें मैंने चेंजेस किए थे सेकंड अटैम्प्ट में रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। और साथ ही साथ ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अभी अपनी प्रिपरेशन के एक स्टार्टिंग फेज़ में हैं और इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि एक सही स्ट्रेटजी सिविल सर्विस को लेकर के क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने स्टडी आवर्स को प्लान करना है, कैसे सोर्स मटेरियल को चूज़ करना है और उसके साथ ही बहुत ही कम सोर्स मटेरियल के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है, तो एक कम सोर्स मटेरियल और अच्छी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ पहले या दूसरे अटैम्प्ट में ही सिविल सर्विस एग्ज़ाम को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एक नए सिरे से मैंने इस बार ड्राफ्ट करने की कोशिश की है और इसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि मेंस के जीएस पेपर्स के साथ हर जीएस पेपर की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, उसमें क्या सोर्स मटेरियल हमें चूज़ करना है, कैसे उसको प्लान करना है और उन्हीं जीएस पेपर्स में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में भी आने वाले हैं और उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटजी रहेगी। आज इस वीडियो को हम इस तरीके से एक बार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रिपरेशन, उससे पहले एक ज़ीरोथ स्टेज भी है जिसको हम देखते हैं कि प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या प्री रिक्विजिट हैं इस एग्ज़ाम्स के। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एकदम बुक्स में लगने से पहले, एकदम प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम सिलेबस को, एग्ज़ाम के सिलेबस को एक बड़ा अच्छे से देख लें। यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस एक बहुत ही अच्छे ढंग से ड्राफ्ट करके नोटिफिकेशन में ही हमें दे देता है, तो वहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है कि प्रीलिम्स का स्पेसिफिक सिलेबस क्या है और मेंस का, जीएस के सभी पेपर्स का स्पेसिफिक सिलेबस क्या है, ये देखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, ऐसा देखा है कि कई एस्पिरेंट्स जिन्होंने 2 या 3 अटैम्प्ट्स भी दे दिए हैं बट उनको सिलेबस की एक वेल डिफाइंड नॉलेज नहीं है कि कौन सा पोर्शन सिलेबस में है, क्या स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। जनरली क्या होता है कि कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उन बेसिक सब्जेक्ट्स की हम बेसिक बुक्स तो करके चले जाते हैं, प्लस करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स भी सिलेबस में होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा हम फोकस नहीं करते और क्वेश्चन डायरेक्टली उन सिलेबस के टॉपिक्स पे बेस्ड होते हैं। इस वीडियो में मैं वो भी डिस्कस करूँगा कि ऐसे वो कौन से टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में लिखे हैं और जिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। इसके साथ ही सिलेबस के साथ साथ एक चीज़ ज़रूरी ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का, बोथ प्रीलिम्स और मेंस, उसका एक एनालिसिस हम पढ़ाई के साथ साथ करते चलें। ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को वही पूरे 3 घंटे में मैं सॉल्व करूँ लिख के, लेकिन जब भी कोई भी सब्जेक्ट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम में ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक उसका एनालिसिस साथ साथ अगर चलता रहे तो हमारी प्रिपरेशन एक बड़ी स्ट्रीमलाइंड वे में एक सही डायरेक्शन में चली जाएगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की हम अगर कोई बुक मार्केट से परचेज़ करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की हो या चाहे मेंस की हो, इसमें एक बात का खासा ध्यान रखें कि ऐसी बुक को हम चूज़ करें जिसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हों। 2 तरीके से प्रीवियस ईयर सॉल्व बुक्स हमें मिल सकती हैं। एक तो वो होगी जिसमें ईयर वाइज सारे पेपर सेग्रीगेट करके दिए हुए होंगे और दूसरी बुक वो होगी जिसमें टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किए होंगे। सपोज़ हमने प्रीवियस ईयर बुक इकोनॉमी की ली और तो वो इकोनॉमी में टॉपिक वाइज कि बैंकिंग में इन 15 साल में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, सिमिलरली फिस्कल प्लानिंग से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस टाइप की बुक से एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी सपोज़ हम बैंकिंग वाला चैप्टर इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम जस्ट वो प्रीवियस ईयर बुक का
वो पर्टिकुलर चैप्टर हम रेफ़र कर सकते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो बड़ा इजी होगा हमारे लिए। अब आइए देखते हैं कि हर पेपर की क्या स्ट्रेटजी हमें रहनी चाहिए, क्या सोर्स मटेरियल हम चूज़ कर सकते हैं पेपर वाइज, प्रीलिम्स में कितना ध्यान देना है किस पेपर को लेकर के, मेंस के लिए कितना ध्यान देना है इस पेपर को लेकर के, और साथ ही साथ नोट्स मेकिंग। ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में नोट्स मेकिंग रिक्वायर्ड हो, तो कहाँ पे नोट्स की ज़रूरत है, किस टाइप के हम नोट्स प्रिपेयर करें। और प्लानिंग हमारी कुछ इस तरीके की रहेगी कि जो 1 ईयर का टाइम फ्रेम है प्रिपरेशन का, उसमें प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को ही हम इंटीग्रेटेड स्टडी के रूप में लेके चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि प्रीलिम्स को पहले पूरा कर लिया और उसके बाद जब प्रीलिम्स कंप्लीट हो गया तो मेंस का देखेंगे। ये एक सही स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी यही रहेगी कि प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन हो। इसके साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना है कि जो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन है वो कंबाइंड प्रिपरेशन रहेगी हमारी। ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को पहले कर लिया और प्री एग्ज़ाम होने के बाद अब हम मेंस की प्रिपरेशन पर ध्यान देंगे। ये सही स्ट्रेटजी नहीं है। अच्छी प्लानिंग वही है कि फ्रॉम द डे 1 हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलें। आइए अब डिस्कस करते हैं पेपर वाइज। सबसे पहले देखते हैं जीएस पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और उनकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। यूपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 ब्रॉडली 2 सब्जेक्ट को कवर करता है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। लेकिन अगर सब टॉपिक वाइज अगर हम इसको डिवाइड करें तो मोर और लेस 7 सब टॉपिक में मैं इसको डिवाइड करता हूँ एक बार। पहला है मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस आर्ट एंड कल्चर, तीसरा टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, चौथा वर्ल्ड हिस्ट्री और पांचवा इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को पोस्ट इंडिपेंडेंस के साथ मर्ज कर देते हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लस इंडियन सोसाइटी, चौथा वर्ल्ड हिस्ट्री। और फिर 3 टॉपिक ज्योग्राफी के हैं इसमें, एक में इंडियन ज्योग्राफी, दूसरे में वर्ल्ड ज्योग्राफी और तीसरा फिजिकल ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें क्या चीज़ कवर करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रीलिम्स में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में हर साल हम मॉडर्न हिस्ट्री के देख सकते हैं। और साथ ही साथ मेंस में भी इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं फ्रॉम 1 to 5। अराउंड 1 क्वेश्चन से लेकर के 5 से 6 क्वेश्चन तक मेंस में भी मॉडर्न हिस्ट्री का कवरेज रहता है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि मेंस में भी लगभग 70 से 80 मार्क्स का इसमें आपको मिल जाएगा कंटेंट, और प्रीलिम्स में भी अगर 10 क्वेश्चन भी माने तो 20 नंबर का प्रीलिम्स में भी इसमें कंटेंट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे हमें अच्छा ध्यान देना है। एक बेस बुक तैयार करनी पड़ेगी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें, जिसमें कि पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली उस बुक में कवर किया हुआ हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेंस में हम देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन कर रखे हैं, और प्रीलिम्स में हम देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम बेस बुक चूज़ कर सकते हैं। फॉर योर रेफरेंस आप लोग स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की जो एक बुक है उसको रेफ़र कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और इस बुक को एक बार करने के साथ साथ 3 से 4 बार रिवाइज भी करना है बिफोर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें देखना है कि फैक्चुअल चीज़ें भी साथ साथ हों, कि अगर कोई बुक है तो बुक का पब्लिशर कौन है, किसने बुक लिखी, किस कॉन्टेक्स्ट में उस बुक को लिखा गया, पॉलिसीज़ क्या क्या डेवलप हुई हैं ब्रिटिश इंडिया में, वो सारी चीज़ें फैक्चुअल एज वेल एज एनालिसिस पार्ट दोनों एक अच्छे से हमें मॉडर्न हिस्ट्री का कवर करना है। स्पेक्ट्रम के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री में एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी क्लास 8th की और क्लास 12th की थीम 3 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की है, और उसके साथ क्लास 8th की बुक पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करती है। इसको भी हम रेफ़र कर सकते हैं। ये 2 सोर्स मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी तीसरे सोर्स की तरफ हमें जाना चाहिए, और इन दोनों सोर्स को कंटिन्यूसली रिवाइज करना है पढ़ने के साथ साथ। जहाँ तक नोट्स मेकिंग की बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री में, प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम तक हमें ये बुक काफ़ी ढंग से रिवाइज करनी है, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस इसमें पूछ रहे हैं प्रीलिम्स में। लेकिन मेंस के टाइम पे पूरी बुक रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मेंस स्पेसिफिक इस बुक के नोट्स तैयार किए जा सकते हैं, ताकि मेंस के लिए कुछ अराउंड 50 to 70 पेजेस में अगर हमने नोट्स तैयार कर लिए हैं इस बुक के, तो वो हम रेफ़र कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक आता है इसमें एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। इस टॉपिक में
प्रीलिम्स में तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कई बार इसमें होते हैं, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा कवर अप नहीं होता है ये टॉपिक। प्लस ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी जितने क्वेश्चन आते हैं, अगर हम 2 रेफरेंस बुक भी इसको कर लें तो एक गारंटी नहीं होती कि उन क्वेश्चंस को हम कर लें। तो इस टॉपिक में अपने मटेरियल को हम कन्फाइन कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने NCERT क्लास 6 की, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री दिया हुआ है, 7th की न्यू NCERT उसमें मेडिवल हिस्ट्री दिया हुआ है, और क्लास 12th की थीम 1 और 2 इसमें एंशिएंट और मेडिवल दिया हुआ है। प्लस इसके साथ ही एक फाइन आर्ट्स की NCERT है जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं। ये तीनों चारों चीज़ें हम रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी बुक्स को रेफ़र करने के बाद मेंस स्पेसिफिक सिलेबस मोर और लेस कवर हो जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स में हो सकता है सारे क्वेश्चन ना हो पाएँ, बट फिर भी एक बार स्टार्टिंग में आप इतना करके छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है, एक बुक है नितिन सिंघानिया, उसको कवर अप कर सकते हैं, लेकिन वो हम बिल्कुल लास्ट में रखेंगे अगर हमें टाइम मिलता है प्रिपरेशन का तब। अदरवाइज़ इतना पोर्शन भी इसके लिए सफिशिएंट है। प्लस इसके साथ ही अगर कोई नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, तो छोटे शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स उसके ले सकते हैं। मैंने तो अपने क्लास नोट्स इसके लिए इसके अलावा रेफ़र किए थे। थर्ड टॉपिक आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड इंडियन सोसाइटी, और चौथा टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दोनों टॉपिक सिर्फ मेंस में आने वाले हैं, तो इनके लिए हम ये कर सकते हैं कि जब प्रीलिम्स स्पेसिफिक पहले प्रिपरेशन के टाइम पे हम उन टॉपिक्स पे ध्यान देंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आने वाले हैं, पहले उनको हम कवर अप करेंगे, उसके बाद हम वो टॉपिक्स उठाएं प्रिपरेशन में जो सिर्फ मेंस में एक्सक्लूसिवली आने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन वे में हम सेग्रीगेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं प्रीलिम्स और मेंस को, लेकिन सारे टॉपिक को करना प्रीलिम्स होने से पहले ही है कवर हमें। तो जहाँ तक इन 3 टॉपिक की बात आती है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की, इंडियन सोसाइटी की और वर्ल्ड हिस्ट्री की। सबसे पहले देखते हैं हम पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस अपना पॉलिटी में भी थोड़ा बहुत कवर हो जाता है और इकोनॉमी में भी काफ़ी हद तक कवर हो जाता है, और कुछ पार्ट स्पेसिफिक हिस्ट्री से रहता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस NCERT में भी थीम 3 में थोड़ा कवर किया हुआ है। उसके अलावा एक पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक हम बहुत छोटी बुक, कोई शॉर्ट बुक या शॉर्ट नोट्स अगर मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देखना है, कोई शॉर्ट नोट्स जिसमें एनालिसिस 1950 से लेकर के प्रेजेंट लगभग 2010 तक की एनालिसिस दे रखी है, तो वो शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट बुक कोई हम रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी एक अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो टॉपिक है वो पेपर 1 के साथ साथ हम एथिक्स में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ हम उसको एसए में भी यूज़ कर सकते हैं। इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने नेक्स्ट IAS की बुक रेफ़र की थी, अच्छी बुक है नेक्स्ट IAS की इंडियन सोसाइटी की बुक, वो आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। छोटी बुक है, लगभग 120 पेजेस की, और उसमें पूरा इंडियन सोसाइटी एक अच्छे से कवर किया हुआ है। प्लस इंडियन सोसाइटी में इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिलेबस में देखेंगे तो 5 टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशंस हैं मेंस के सिलेबस में, और क्वेश्चन जो 6-7 क्वेश्चन होते हैं, लगभग हर साल का ट्रेंड ये देखा गया कि उन 5 टॉपिक से, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उसमें इंडियन सोसाइटी में रहता है। ये भी हम कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी के लिए कि जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक के 10 से 15 पेज के अगर नोट्स हमारे पास हैं अवेलेबल, हम ऑनलाइन नेट से निकाल लें या कहीं से परचेज़ कर लें उसको मार्केट से, तो वो भी सफिशिएंट है। इसके बाद जो 4th टॉपिक था वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन सिर्फ मेंस का टॉपिक है, तो प्रीलिम्स का पोर्शन कवर होने के बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले वर्ल्ड हिस्ट्री को हम देख सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए NCERT सफिशिएंट है। आप ओल्ड NCERT क्लास 11th की, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री दी हुई है, वो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, उतना सोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री में काम कर जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 एडवांटेज हैं। एक तो मेंस में हालांकि बहुत कम 1 या 2 क्वेश्चन ही मेंस में आता है, बट हम उसको स्किप नहीं कर सकते। 1900 वाले डिकेड की वर्ल्ड हिस्ट्री हमें क्लियर नहीं होगी, तब तक इंटरनेशनल रिलेशन समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री एक एनालिसिस वे में लगभग क्या क्या इवेंट्स हुए और उनके क्या रीजंस थे, ये समझना ज़रूरी है। ये सब हिस्ट्री से स्पेसिफिक टॉपिक थे। इसके बाद हम आते हैं जस्ट ज्योग्राफी के टॉपिक्स पे। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ तक, और ये तीनों ही टॉपिक प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम इसको दोनों ही वे में, फैक्चुअल और एनालिसिस वे में हम इनको देखेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग बुक
हम कर सकते हैं, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से दिया हुआ है। उसके अलावा ज्योग्राफी एनसीईआरटी काफ़ी हेल्प करेगी हमें। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ हम ज्योग्राफी के अगर कवर कर लें तो मोरलेस ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन कवर अप हो जाएगा मेंस के लिए हमारा। प्रीलिम्स के लिए हो सकता है कुछ हमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़े, बट मेंस में यहाँ पर हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन एनसीईआरटी से कवर अप हो जाएगा। साथ ही साथ मैप्स की बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना रिक्वायर्ड है ज्योग्राफी के लिए। मैप्स के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो या इकोनॉमी का हो, कहीं भी कोई भी प्लेस इंडिया का या वर्ल्ड से रिलेटेड उसमें मेंशन होता है, तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम उसको मैप में लोकेट कर लें कि मैप में वो प्लेस कहाँ दिया हुआ है, उसके आसपास एडजेसेंट एरिया में कौन सी दूसरी कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, कौन से सी हैं वहाँ पर, कौन से फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक रिजेस, माउंटेन्स या लेक्स हैं। तो ये अगर हम कंटिन्यूसली रेफ़र करते रहेंगे तो एक मैप हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ ही एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल और इंडिया का पॉलिटिकल मैप अपने रूम पे लगा लें और लगभग हर कंट्री की, वर्ल्ड की कौन सी दूसरी कंट्री उसको बॉर्डर करती है या फिर उसके आसपास कौन सी लेक्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये चीज़ हम देख सकते हैं वहाँ पर कंटिन्यूसली। इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटिकल मैप में कौन से स्टेट का बॉर्डर कहाँ कहाँ कवर होता है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, ये कंटिन्यूस हमें अपने रूम में जो वर्ल्ड का और इंडिया का मैप लगा हुआ है उनसे रेफ़र करना है। इसके साथ ही अगर ज्योग्राफी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है तो एक बेस बुक आप ज्योग्राफी की प्रिपेयर कर सकते हैं, जिस बेस बुक से आपको पूरा इंडियन फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर अप हो जाए। सिलेबस के साथ साथ इसको मैच करना है और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें देखने हैं कि किस टाइप के ज्योग्राफी में पूछे गए हैं, उससे लिंक करना है कि क्या हमारा पूरा पोर्शन ज्योग्राफी जो हमने पढ़ी है वो प्रीवियस ईयर पैटर्न के साथ हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ये पूरा जीएस पेपर 1 की हमारी स्ट्रेटेजी थी। जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर का पार्ट थोड़ा लिमिटेड रहता है, बट स्टिल कौन से प्लेसेस करंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, उनके आसपास की ज्योग्राफी, ये हम करंट से लिंक कर सकते हैं। और कई बार मेंस के क्वेश्चन में वो हिस्ट्री में करंट को लिंक कर देता है, वो भी हमें आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप से उन क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। अब आते हैं हम जीएस पेपर 2 की स्ट्रेटजी, इसको कैसे लिंक करना है हमें। जीएस पेपर 2 में दोनों ही पोर्शन लगभग इक्वल वेटेज रखते हैं, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन। तो यहाँ हमें दोनों पोर्शन को साथ में लेकर के चलना है। जीएस पेपर 2 को अगेन मैं 4 पार्ट में सेग्रीगेट करता हूँ। पहला पार्ट है पॉलिटी एंड पॉलिटिकल इश्यूज़, दूसरे पार्ट में आता है गवर्नेंस ऑफ इंडिया, तीसरा पार्ट है सोशल इश्यूज़ और चौथा पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस। अगेन जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों में आने वाले हैं, लेकिन गवर्नेंस और सोशल इश्यूज़ ये लगभग मेंस के टॉपिक हैं। वहीं सोशल इश्यूज़ में जो पॉलिसीज़ हैं हमारी गवर्नमेंट की, कुछ स्कीम्स हैं वल्नरेबल सेक्शंस को लेकर के, वो प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक सफिशिएंट रहने वाली है, उससे ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मोरलेस पूरी पॉलिटी एक अच्छे तरीके से एनालिसिस प्लस फैक्चुअल पार्ट कवर किया हुआ है। तो प्रीलिम्स या मेंस में जो भी पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत एक बेस बुक है जिसको आपको कई बार पढ़ना है और उसके साथ साथ रिवाइज़ भी करना है। इसको लगभग 5 से 6 बार रिवाइज़ करना है, तभी वो चीज़ें माइंड में अच्छे से बैठेंगी। जहाँ तक नोट्स बनाने की बात है इस बुक के, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नोट्स इस बुक के ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बुक ही ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में काफ़ी शॉर्ट लिखा हुआ है। बट स्टिल इफ़ यू वांट, आप उसमें हाईलाइट कर सकते हैं बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मेंस से स्पेसिफिक हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में तो मोर और लेस पूरी बुक पढ़नी ही पड़ती है। मेंस स्पेसिफिक चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकते हैं हाईलाइटर पेन से। तो जब मेंस के टाइम अगर बुक रेफ़र करनी है तो वो हाईलाइटेड चीज़ें हम रेफ़र कर सकते हैं उसमें। दूसरा पोर्शन आता है गवर्नेंस का। गवर्नेंस एक ऐसा पोर्शन है जो सिर्फ मेंस में पूछता है, प्रीलिम्स में नहीं पूछता, या प्रीलिम्स में जो गवर्नेंस का पोर्शन अगर आता है तो पॉलिटी की बुक में कवर किया हुआ आता है।
और गवर्नेंस में करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक काफ़ी रहते हैं। तो जो गवर्नेंस के लिए एक अच्छा सोर्स हमें रह सकता है वो है मेंस 365, जो विजन आईएएस एक कंपाइलेशन ईयर एंड में देता है। अगर 2 साल का हम मेंस 365 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कवर कर लेते हैं तो गवर्नेंस का काफ़ी हद तक पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा। और यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर बेस्ड पोर्शन दोनों ही इसमें गवर्नेंस का कवर हो जाएगा। गवर्नेंस में जो टॉपिक हैं वो लगभग होते हैं कि जुडिशियल गवर्नेंस कैसा है, जुडिशियल सिस्टम को कैसे गवर्न करेंगे, एग्जीक्यूटिव सिस्टम को हम कैसे गवर्न कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव सिस्टम में आपका पूरा एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, प्लस लेजिस्लेटिव सिस्टम, स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर। और इसके अलावा गवर्नेंस में आपके कुछ इश्यूज़ हैं लाइक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, ओपन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक भी गवर्नेंस में रहते हैं। तो ये उस कंपाइलेशन में हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे योजना एक मैगज़ीन है, कई बार गवर्नेंस से रिलेटेड अच्छे टॉपिक उस योजना मैगज़ीन में दिए होते हैं, उनको हम रेफ़र कर सकते हैं। योजना हर मंथ की करने की ज़रूरत नहीं है। योजना जो मैगज़ीन है वो थीम बेस्ड मैगज़ीन आती है और मोर और लेस मेंस के लिए ज़रूरी है, वो मेंस के लिए आपको वो हेल्प कर सकती है। तो कई बार कोई ऐसे थीम आते हैं लाइक नॉर्थ ईस्ट की योजना आई हुई है जो कि हमें अच्छी लग रही है, या जो हमारा स्पेशली वीक पोर्शन है, सपोज नॉर्थ ईस्ट हमारा वीक पोर्शन है तो नॉर्थ ईस्ट वाला इशू हम पूरा कर सकते हैं, तो उस इशू का एक अच्छे से कवर अप उसमें हमें मिल जाने वाला है। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है सोशल इश्यूज़ का टॉपिक। सोशल इश्यूज़ में जो हमारा कवर अप होता है वो मेनली वो पोर्शन है लाइक वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी में कौन कौन से हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स उसमें रहते हैं कि एजुकेशन में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही है, हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही है, ये सारी चीज़ें सोशल इश्यूज़ में कवर होती हैं। इसके लिए 2 सोर्स हम कवर कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन सोसाइटी की जो बुक है नेक्स्ट आईएएस की, जो पेपर 1 के लिए मैंने रेफ़र की है, उस बुक में सोशल इश्यूज़ का भी काफ़ी पोर्शन कवर अप हो जाएगा, स्टैटिक पोर्शन। और जो करंट अफेयर रिलेटेड पोर्शन है, तो आप जो भी करंट अफेयर की मैगज़ीन कवर अप कर रहे हैं उस मैगज़ीन में सोशल इश्यूज़ नाम से जो चैप्टर होगा उसमें कंटिन्यूसली आप सोशल इश्यूज़ को कवर अप करते रहेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आप उस बेसिस पे मेंस के आंसर लिख पाएंगे। प्लस के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख सकते हैं सोशल इश्यूज़ में क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। और ये 2 जो टॉपिक थे गवर्नेंस और सोशल इश्यूज़, मोर और लेस मेंस ओरिएंटेड टॉपिक हैं, तो इनको हम तब अगेन कर सकते हैं जब हमारा प्री स्पेसिफिक पोर्शन कवर हो जाएगा, तब हम इनको उठा सकते हैं। चौथा पोर्शन आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस अगर हम देखें मेंस का तो बड़ा स्पेसिफाइड सिलेबस है। इसमें 3-4 चीज़ें कवर की हुई होती हैं। पहली है कि इंडिया के उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं। दूसरा टॉपिक है इंडिया के वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तीसरा टॉपिक होता है कि वर्ल्ड की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि WHO है, यूनाइटेड नेशंस हो गई, UNFCCC हो गई है, WTO है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है और ये क्या काम करती हैं। और चौथा इश्यूज़ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर आता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरह की रही हुई है। इसके लिए पहला आपको जो लिंक मिलेगा वो वर्ल्ड हिस्ट्री से मिलने वाला है, स्पेशली कोल्ड वॉर पीरियड की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है प्रीवियस 50 और 60 ईयर्स में वो चेंज हुई है। और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस में करंट अफेयर का जो भी हम मटेरियल कंपाइलेशन मंथली, आइदर आप विजन आईएएस की या नेक्स्ट आईएएस की या कोई भी और दूसरी मैगजीन हम रेफ़र कर रहे हैं, तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का मटेरियल हमें मिल जाने वाला है। लगभग करंट पे बेस्ड रहता है इंटरनेशनल अफेयर का पूरा मटेरियल। अगर हम प्रीवियस 2 ईयर्स का करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छे से कर लें, या वही मेन 365 जो कंपाइलेशन आता है उसको अगर हम ढंग से कर लेते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी हद तक कवर अप हो जाएगी। और क्वेश्चंस भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं पूछे हुए हैं। अगर प्रीवियस 5 ईयर के आप मेंस के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन से सिंपल क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं। जहाँ तक प्री की बात आती है आईआर टॉपिक में, इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में वो जो लगभग पूछता है, एक तो इंटरनेशनल रिलेशन से एसोसिएटेड ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट जो हैं कि किस कंट्री का लैंड बॉर्डर कहाँ टच कर रहा है, या किस कंट्री से कौन सा सी, कौन सी लेक कवर अप हो रही है, कौन सी स्ट्रेट कहाँ से पास हो रही है, या तो ये पोर्शन ज़्यादा रहता है, या फिर प्रीलिम्स में कोई ट्रीटी हुई है प्रीवियस ईयर्स में, कोई ट्रीटी बहुत चल रही है इस टाइम, लाइक वासेनार अरेंजमेंट हो गया,
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो गई है, या कोई एग्रीमेंट है इंडिया जो साइन कर रहा है, तो कोई भी ऐसा ट्रीटी या एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया का स्टेक है, वो चीज़ें उससे रिलेटेड वो प्रीलिम्स में पूछता है कि किस ईयर में साइन हुई थी, कब रेटिफाई हुई थी, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर अप हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ की सिग्नेटरी है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के रिलेटेड, लाइक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, या फिर एशिया पैसिफिक ग्रुप, या WTO, या इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके कौन कौन मेंबर्स हैं, कब ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुए थे, या ये ऑर्गेनाइजेशन मेन मुद्दे क्या हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करती है। ये सब चीज़ें प्रीलिम्स में लगभग वो पूछता है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं या करंट अफेयर कंपाइलेशन में पढ़ते हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाकर भी हम देख सकते हैं। लाइक आप IORA देख रहे हैं तो IORA की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ ग्राफिकल वे में मैप, पिक्टोरियल वे में मैप में रिप्रेजेंट कर रखा हो कौन कौन सी कंट्री और उसके बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वहाँ पर दिए हुए होंगे। अब हम आते हैं GS पेपर 3 के ऊपर। GS पेपर 3 के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ इंडिया, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लस पांचवा जो इशू है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ब्रॉडली ये 5 टॉपिक GS पेपर 3 में कवर होते हैं। और GS पेपर 3 के इन 5 टॉपिक में से सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ मेंस का टॉपिक है हमारा। उसके अलावा जितने भी बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये चारों ही प्री में भी पूछे जाने वाले हैं और मेंस में भी। तो इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है? बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे मैंने पहले बताया कि प्री स्पेसिफिक सब्जेक्ट को हम पहले पढ़ेंगे और जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उनको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज की डेट में। इसका रीज़न ये है कि प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हर साल लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सब्जेक्ट अगर हमारा ढंग से प्रिपेयर नहीं है तो प्री डाइसी हो जाने वाला है। प्री में सिलेक्शन बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को बड़े ढंग से हमें पढ़ना है, बहुत अच्छे से कवर अप करना है और प्री और मेंस दोनों के लिए कवर अप करना है। तो कोई ऐसी हमें बुक चूज़ करनी है जिसमें कि प्री भी कवर अप हो जाए और मेंस का पोर्शन भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कवर अप हो जाए। मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। आप उन दोनों में से कोई भी एक बुक चूज़ कर सकते हैं, या अगर कोई तीसरी बुक आपको अच्छी लगती है तो जिसमें कि सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो उसको चूज़ कर सकते हैं। एक नेक्स्ट IAS की एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बुक आती है, या तो आप ये ले सकते हैं, या फिर शंकर IAS की एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बुक आती है। इन दोनों में से कोई एक ही बुक लेनी है, ये ध्यान रखेंगे। और इस बुक को भी जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री बुक थी या पॉलिटी की लक्ष्मीकांत थी जिसको हमने पढ़ने के बाद 4 से 5 बार रिवाइज़ किया था, सिमिलरली एनवायरनमेंट की बुक को भी 4 से 5 बार पढ़ने के बाद रिवाइज़ करना है। और एनवायरनमेंट की बुक को मैप के साथ पढ़ना है। जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, रिवर्स, वेटलैंड्स जितने भी ये आ रहे हैं उनको मैप में लोकेट करेंगे, इनके आसपास कौन से फिजिकल फीचर्स हैं वो सब भी देखेंगे। तो बड़े ढंग से हमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को कवर करना है, दोनों ही एनालिसिस बेसिस पे, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे और उसके साथ साथ फैक्चुअल बेसिस पे। तीनों चीज़ें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में अच्छे से कवर करनी है। इस बुक के साथ साथ करंट अफेयर का जितना भी पोर्शन है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का वो भी इक्वली फोकस हमें करना है। एनवायरनमेंट में स्टैटिक और करंट अफेयर को दोनों को बराबर का टाइम हमें देना है। और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट में, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वेटलैंड वगैरह, जिनसे एक टॉपिक लगभग प्रीलिम्स में, एक क्वेश्चन लगभग प्रीलिम्स में रहता ही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लाइक UNFCCC हो गई, ट्रैफिक हो गई है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो गया है, UNCCD है, UNCBD है, इस टाइप की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब आपको इस बुक में जो कि मैंने मेंशन की थी उसमें मिल जाएंगी। इन ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से कवर अप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को आधे पेज में जितनी नॉलेज है उतनी हमें गैदर करनी है। ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, उसके बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ उसके मेंबर हैं, या कोई ट्रीटी है तो किस किस कंट्री ने वो साइन कर दिया या इंडिया उसका पार्ट है या नहीं है। ये पोर्शन था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पेपर GS पेपर 3 में है, वो है इकोनॉमी का पोर्शन। इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर्स में जाने से पहले हमें एक बार ये ध्यान देना है कि जो बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ हैं इकोनॉमी की
बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से हमें समझ में आ गए हों, क्योंकि इकोनॉमी भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं लाइक हिस्ट्री हो गया या पॉलिटी हो गया वो एक बार पढ़ के समझ में आ जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी में समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे एक अच्छी बुक की जिसमें एग्जांपल्स के साथ हमें समझा रखी हो इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी कवर की हुई हो, उसको आप कर सकते हैं। मैंने अपने क्लास नोट से इकोनॉमी को कवर किया था और उसमें लगभग एंटायर इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन मैंने क्लास नोट से कवर कर लिया था। अगर कोई अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं या कोई अच्छे वीडियो लेक्चर्स हैं इकोनॉमी के, वहाँ से आप इकोनॉमी को कवर कर सकते हैं, स्टैटिक पोर्शन को। इसके अलावा रमेश सिंह एक बुक आती है, अगर आप चाहें तो उसको रेफ़र कर सकते हैं, या फिर मृणाल के लेक्चर्स भी कई लोग सजेस्ट करते हैं कि अच्छे हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। बट जो भी चीज़ आप रेफ़र कर रहे हैं कोशिश ये करें कि आपको वो समझ में आ रही है नहीं फर्स्ट हैंड पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वो कॉन्सेप्ट्स का रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इकोनॉमी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हम सोर्स चूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई बुक हो या कोई वीडियो लेक्चर्स हो या हैंड रिटन नोट्स हो, उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखें इकोनॉमी में कि एक तो समझ में आनी चाहिए ढंग से, और दूसरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो इकोनॉमिक्स का। इतना करने के बाद इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर मंथली जो भी कंपाइलेशन, मैं करंट अफेयर पे एक बार बाद में भी डिस्कस करूँगा हमें कैसे करना है, तो जो भी मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन कर रहे हैं उसको करना है। और इकोनॉमी की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रहेगी, क्योंकि प्री और मेंस में दोनों में पूछता है। प्री में काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर अप होता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, ये 4 टॉपिक हैं जिसमें प्रीलिम्स में अच्छा खासा कवर होता है। तो इन चारों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से हम प्रीलिम्स के लिए भी देखेंगे। इकोनॉमी में साथ साथ 2 मटेरियल और हमें कवर करने हैं इनके साथ। एक प्रीवियस ईयर का, या जिस ईयर में हम चल रहे हैं, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसको कवर अप करना है ढंग से। इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 प्रीलिम्स स्पेसिफिक होता है, और इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 1 मेंस ओरिएंटेड होता है। बात अगर करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में पब्लिश होता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 प्रीलिम्स स्पेसिफिक लगभग है। मेंस में भी उसमें से हम अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या क्या पोर्शन हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे से मेंस में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बट हाँ कई जगह इकोनॉमिक सर्वे के रेफरेंसेस को हम कोट्स कर सकते हैं, उसकी चीज़ों को हम लिख सकते हैं। और वॉल्यूम 1 जो है वो एंटायरली मेंस स्पेसिफिक है। अगर प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम 1 उस टाइम पे हम छोड़ सकते हैं, वॉल्यूम 1 प्रीलिम्स के टाइम पे, मेंस के टाइम पे पढ़ सकते हैं। बट वॉल्यूम 2 इकोनॉमिक सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक साल का इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, ताकि हमें इंडियन इकोनॉमी एक ढंग से एक ब्रॉड ओवरव्यू हमें उसका मिल जाए। एक इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के बाद जब हम सपोज़ दूसरे साल का अगर हमें इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ना हुआ तो वो जल्दी कवर अप हो जाएगा, लेकिन पहला इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करने में टाइम लगने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे को वॉल्यूम 2 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। वॉल्यूम 1 एनालिसिस पोर्शन है। वॉल्यूम 2 करने के बाद वॉल्यूम 1 कम टाइम में इजीली कवर अप हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी के लिए वो है बजट डॉक्यूमेंट। बजट डॉक्यूमेंट को भी हमें जिस साल का बजट आ रहा है, एक जो हम बजट पहला बजट पढ़ रहे हैं जिस भी साल का, उस बजट में थोड़ा टाइम लगने वाला है, और कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से बजट डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करें। तो उस बजट डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करें। बजट को करना कहाँ से है? indiabudget.in जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर अगर हम जाएंगे, बड़ा इजी वे में उसमें आपको बजट की PDF मिलने वाली है। बजट में कई सारी PDF होती हैं, सारी PDF नहीं करनी होती हैं। एक बजट एट ए ग्लांस होता है, एक समरी दी होती है उसमें बजट की। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट्स और हैं जिसमें एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू का बेसिक 3 या 4 पेज में प्रोफाइल दी होती है, सिर्फ 3 या 4 पेज में। वो 3-4 डॉक्यूमेंट्स हमें बजट के करने हैं। बजट कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवर अप करके जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर अगले साल हम कर रहे हैं तो बजट उसके बाद बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा। पहले साल के बजट में टाइम लगेगा। इसके बाद ये इकोनॉमी का ब्रॉड पोर्शन है जो हमने कवर अप किया है। इसके बाद जो तीसरा और चौथा सब्जेक्ट है वो सिर्फ मेंस ओरिएंटेड है। तीसरा सब्जेक्ट जो मेंस ओरिएंटेड है वो है इंटरनल सिक्योरिटी का। इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके लिए बहुत कम मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा मटेरियल के लिए इंटरनल सिक्योरिटी में ना भागें। एक बार सिलेबस को देख लेंगे, 4 या 5 टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी में मेंस के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखे हैं।
उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है, सिर्फ हमें इतना देखना है। कोई भी हैंड रिटन नोट्स आप इंटरनल सिक्योरिटी के मार्केट से ले सकते हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हुआ हो, या इंटरनल सिक्योरिटी की अगर कोई बहुत छोटी सी बुक आती है 60, 70, 80 पेजेस की, उसको कवर अप करें। बहुत ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। वो जो टॉपिक मेंस में दिए हुए हैं, हर टॉपिक पे लगभग 7 से 8 पेजेस का अगर मटेरियल हमारे पास तैयार है तो उतना सफिशिएंट है। कोई भी हैंड रिटन नोट्स अच्छे से जो दिए हुए हों वो आप कवर अप इंटरनल सिक्योरिटी में कर सकते हैं। इसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो लोग जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग या साइंस का नहीं है, एक बार बेसिक स्टार्टिंग के लिए एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की आप पढ़ लीजिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है। तो करंट अफेयर में जो भी न्यूज़ चल रही है, जो आप कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन करंट अफेयर का कर रहे हैं, वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा, उतना ही सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर आप देखना भी चाहते हैं तो कोई एक, अगेन मैंने अपने क्लास नोट से किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा अगर आपको कोई अच्छे हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनफ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन की हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है। 5वां पोर्शन आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी एक छोटा टॉपिक है। सिलेबस में देखेंगे तो 2 या 3 पॉइंट्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कवर किए हुए हैं। कहाँ से कवर करना है, अगेन बहुत कम मटेरियल में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको बताने वाला हूँ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आप एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें एक स्पेसिफिक चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी की में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के दिया हुआ है। उसके अलावा क्लास 9th और 10th की डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्पेसिफिक एनसीईआरटी आती है। ये 2 बुक क्लास 9th और 10th की डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो उतना सफिशिएंट है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें नहीं है। उसके अलावा 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें थोड़ा पोर्शन कवर अप हो जाता है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर अप कर देगा। उसके अलावा जो करंट में कुछ डिज़ास्टर की न्यूज़ चल रही है, या कोई सपोज सेंडाई या ह्यूगो फ्रेमवर्क है, या कोई डिज़ास्टर रिस्क रेजिलियंस के लिए कोई फ्रेमवर्क है, तो वो करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हमें देखना है तो एनडीएमए की गाइडलाइंस के शॉर्ट नोट्स हर डिज़ास्टर को लेकर के, लाइक सुनामी है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, ड्राउट है, साइक्लोन्स हैं, हर किसी को लेकर के एनडीएमए की कुछ गाइडलाइंस हैं। आप उस गाइडलाइन का जिस्ट ले लीजिए। आपको नेट पे ऑनलाइन मिल जाएगा कि एनडीएमए की गाइडलाइन, सपोज आप फ्लड्स के लिए सर्च करते हैं तो 2 पेज में जिस्ट दिया हुआ है कि 16-17 एनडीएमए की क्या गाइडलाइंस हैं। उनको आप 5-6 डिज़ास्टर्स के लिए देख लीजिए, तो मेंस में अगर किसी भी डिज़ास्टर पे कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप कवर अप कर लेंगे। तो ये था कंप्लीट पोर्शन जीएस 3 पेपर के लिए। अब आते हैं जीएस पेपर 4 पर। जीएस पेपर 4 एक ऐसा पेपर है जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में आने वाला है। इसका प्रीलिम्स से लिंक नहीं है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीएस पेपर 4 को कम्प्लीटली हम एक बार प्रीलिम्स के पेपर से पहले कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर के बाद इतना टाइम नहीं मिलता कि मेंस स्पेसिफिक टॉपिक को हम नए सिरे से पढ़ें। तो एथिक्स का जो पेपर है उसकी तैयारी हमें प्रीलिम्स से पहले करनी है। लेकिन हाँ, जो प्रीलिम्स और मेंस के कंबाइंड टॉपिक हैं उनकी प्रिपरेशन करने के बाद हम एथिक्स को देख सकते हैं। एथिक्स का अगर पेपर देखते हैं तो पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होता है एथिक्स का, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10-10 मार्क्स के 13 क्वेश्चंस होते हैं जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन बी केस स्टडीज़ का रहता है जिसमें कि हमें 6 केस स्टडी दी होती हैं और उन केस स्टडीज़ को हमें सॉल्व करना है। अब एथिक्स में हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। एथिक्स का सिलेबस पहले पूरा एक बार देख लें कि कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में एथिक्स के मेंशन हैं। उसके बाद सोर्स बहुत ही लिमिटेड रखना है एथिक्स का, क्योंकि एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। आपकी सोच कैसी है, आपका एप्टीट्यूड और आपका एटीट्यूड चीज़ों को लेकर के कैसा है, आपका नज़रिया कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या हमारी सोच एक सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो सोर्स को लिमिटेड रखें, और एथिक्स के पेपर में एग्जाम्पल्स, चाहे वो हिस्ट्री से हों, चाहे एनवायरनमेंट से हों, चाहे इंटरनेशनल अफेयर्स के एग्जाम्पल्स हों, उनको कोट करें, या फिर अगर कोई आपके पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं तो हम उनको कोट करें,
ऐसी कोशिश हमें करनी है। अच्छा, वो एग्जाम्पल्स कोड कैसे होंगे पेपर में, वो प्रिपरेशन के साथ हमें मैनेज करना है। एथिक्स को प्रिपेयर करेंगे कैसे, जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन टर्म्स को सिर्फ इतना हमें प्रिपेयर करना है कि जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनकी ग्लॉसरी हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए, क्या क्या टर्म्स सिलेबस में दिए हुए हों वो हमें समझ में आए कि अच्छा परसिवरेंस एक टर्म है तो इसका मीनिंग ये है। एथिकल डायलेमा, तो एथिकल डायलेमा का मीनिंग ये है, इतने इतने टाइप्स के एथिकल डायलेमाज होते हैं। सिमिलरली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम बोलते हैं, और ये उसके अंदर की इंट्रिकेसीज हैं। इसके लिए कोई एक बेसिक बुक रेफ़र कर सकते हैं, और कोशिश ये करनी है कि एग्ज़ाम में लैंग्वेज बुक की लैंग्वेज ना रखें, अपनी खुद की लैंग्वेज हम एथिक्स में लिखें। जो बेसिक बुक आप एथिक्स की ले रहे हैं, जैसे एक लेक्सिकन एक बुक आती है, लेक्सिकन का मतलब होता है डिक्शनरी, तो उस लेक्सिकन बुक में एथिक्स की हर जितने भी एथिकल टर्म्स हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन्ड है उनका मीनिंग और उनकी एक एनालिसिस उसमें दी हुई है। उस बुक को देख के हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें समझ में आना चाहिए हर चीज़ को लेकर के कि हाँ, अगर कोई बोलता है कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस तो उसका मतलब ये है, हम अपने टर्म्स में उसको समझ सकते हैं या नहीं, सिर्फ इतनी उस बुक से हेल्प लेनी है। अगर बुक नहीं करनी है तो एथिक्स के कोई भी हैंड रिटन नोट्स जो कि अच्छे से लिखे हुए हों वो देख सकते हैं, या फिर कोई वीडियो लेक्चर्स जिसमें एथिक्स को अच्छे से समझा रखा हो, उन लेक्चर्स को हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि उसमें एग्जाम्पल्स के साथ, अगर एग्जाम्पल्स वहाँ नहीं दे रखे तो पेन से राइट डाउन कर लीजिए कि ठीक है, या अपने नोट्स जहाँ पे भी बना रहे हैं एथिक्स के तो हर टॉपिक के साथ 2-3 एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ताकि जब भी उसको रिवाइज करें तो हर टॉपिक के साथ एसोसिएटेड 2 या 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो जब भी पेपर सॉल्व करेंगे उसका सेक्शन ए को, तो सेक्शन ए को सॉल्व करते वक्त हमें कोशिश ये करनी है कि अपने हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल से अपनी बात को हम सब्सटेंशिएट करें, ये बहुत अच्छी उसमें चीज़ रहेगी। इसके साथ सेक्शन 2 एथिक्स का है, तो अब उसकी तैयारी कैसे करेंगे। एथिक्स के सेक्शन 2 में केस स्टडीज़ हैं। केस स्टडीज़ के लिए एग्ज़ाम से पहले 15 से 20 मॉडल केस स्टडीज़ हम पढ़ के जाएंगे, तो हमें लगभग कवर हो जाएगा। और केस स्टडीज़ लिखने का एक अपना नया यूनिक तरीका ढूंढें। कोशिश करें, आप टॉपर्स की कॉपीज़ देख सकते हैं कि वो केस स्टडीज़ कैसे लिखते हैं। किसी को कॉपी नहीं करना है हमें, हम 10-15 डिफरेंट स्टाइल्स देखें केस स्टडीज़ के कि किस किस डिफरेंट स्टाइल में केस स्टडीज़ कैसे लिखी हैं, उसका पैटर्न क्या लिखा हुआ है, क्या इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन पैटर्न है या स्टेक होल्डर वैल्यू बेस्ड कंटेंट है किसी का, मतलब। और उन सभी 10-15 जो हमने मॉडल केस स्टडीज़ देखी हैं, हम उनमें से अपना एक यूनिक केस स्टडी को लिखने का तरीका अपना खुद का डेवलप करेंगे। और 2 या 3 यूनिक तरीके डेवलप कीजिए केस स्टडी को लिखने के लिए। कहीं टेबल बना के केस स्टडी आप लिख सकते हैं, कहीं वैल्यू बेस्ड अप्रोच से केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ एनश्राइंड हैं इस केस स्टडीज़ में, और इन वैल्यूज़ को लेकर के इस वैल्यूज़ पे अगर ये वाला ऑप्शन है वो खरा उतरता है और इस वैल्यू पे ये वाला ऑप्शन खरा उतरता है। सिमिलरली स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच ले सकते हैं कि इस केस में ये 5 स्टेक होल्डर्स हैं जो इस केस से अफेक्ट होते हैं, इन 5 स्टेक होल्डर्स को लेते हुए ये पॉजिटिव्स हैं और ये नेगेटिव्स हैं। इसी तरीके से आप 15-20 मॉडल केस स्टडीज़ तैयार कर लीजिए और उसके बाद अपना खुद का तरीका हम डेवलप करें केस स्टडीज़ को लिखने का। तो ये पूरा एथिक्स के पेपर के लिए मेरी अपनी तरफ से आपको गाइडलाइंस थी कि आप कैसे एथिक्स का पेपर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया GS 1, 2, 3, 4 पेपर को, और साथ साथ प्रीलिम्स स्पेसिफिक सारे पोर्शंस को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। एक लास्ट पेपर बचता है GS का, जिसमें एस्से इंक्लूड होता है। 2 एस्से हमें लिखने होते हैं GS में। एस्से के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कंटेंट हमने GS 1, 2, 3 और 4 पेपर के लिए पढ़ा है, उसी सारे कंटेंट को मिक्सअप करके ही एक एस्से अच्छा लिखा जा सकता है। बस एस्से में इतना ध्यान रखें कि हम कितनी मल्टीपल डायमेंशंस उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के सोच सकते हैं और कितने मल्टीपल डायमेंशंस हम लिख सकते हैं। कोशिश करें अपना ऐसे मोनोटोनस ना हो, किसी भी टॉपिक में 7 से 8 डायमेंशंस हम देख लें। और अगर सपोज़ हम ऐसे में 10 पेज लिख रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एक पेज में एक डायमेंशन कवर अप करें, तो टोटल
10 पेजेस में 7 से 8 डायमेंशन प्लस उसके साथ एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन और अच्छा सा कंक्लूजन हम कवर अप कर लें। ऐसे के लिए प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, कंटेंट जो जीएस पेपर्स में पढ़ा है वही काम आने वाला है, इसके साथ वही जैसे केस स्टडीज़ में हम कर रहे हैं 7 से 8 मॉडल एसेज हम देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए कि ठीक है ये ऐसे इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनकी कॉपीज़ में ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है। 7-8 डिफरेंट टाइप की कॉपीज़ देखने के बाद आपको एक आइडिया लिख जाएगा कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखते हैं। उसके बाद आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी है। मेंस से पहले लगभग 5 से अगर 10 ऐसे हम लिख लेते हैं तो उतना मोर देन सफिशिएंट है। इतने ऐसे को हम पहले से लिख के प्रिपेयर करके जा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं करंट अफेयर वाले पोर्शन को स्पेसिफिकली कहाँ से हमें करना है। करंट अफेयर का सोर्स, 2 चीज़ें हम सोर्स में करंट अफेयर के रख सकते हैं, एक न्यूज़पेपर और एक करंट अफेयर की कोई मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन हम ले सकते हैं। न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे करना है और कोशिश करें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा और फिर 4 दिन का हमें न्यूज़पेपर में गैप हो जाए, ऐसा ना हो। मतलब अगर एक आध दिन का छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मंथ में ऑन एन एवरेज 20 से 25 दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ें, ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़, न्यूज़पेपर कब से पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले अपने प्रिपरेशन में स्टैटिक पोर्शन को एक बार कवर कर लीजिए। सपोज आप जून मंथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करें कि पहले स्टार्टिंग के 3 मंथ में एक बार स्टैटिक पोर्शन एक बार कवर अप हो जाए। तो जून जुलाई अगस्त तक हम स्टैटिक पोर्शन कवर अप कर लेंगे। इसके बाद 3 महीने बाद जब एक बार इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का एक बेसिक कवर अप हो जाएगा तब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन न्यूज़पेपर पे जंप मत कीजिए। आप 2-3 महीने बाद न्यूज़पेपर को देखेंगे। कोई एक न्यूज़पेपर करना है, इधर आप द हिंदू कर सकते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी एक न्यूज़पेपर आप कीजिए और न्यूज़पेपर के लिए 45 मिनट से 1 आवर्स तक का टाइम सफिशिएंट होता है। जब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहले मंथ में हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1-2 मंथ न्यूज़पेपर करने के बाद आप इस टाइम रेंज में जो मैं आपको बता रहा हूँ 45 मिनट से 1 आवर की टाइम लिमिट में न्यूज़पेपर की आ जाएंगे। इसके साथ ही कोई एक मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन कंटिन्यूस हमें करना है, चाहे आप वो किसी भी कंपाइलेशन को ले सकते हैं। उस कंपाइलेशन को कंटिन्यूसली करना है और रिवाइज अब उसी कंपाइलेशन को करना है। चूँकि हम मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर के स्पेसिफिकली नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। मैं कहता हूँ आप अवॉइड कर सकते हैं उसको, लेकिन हाँ मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन आपको करना भी है और कोशिश ये करनी है एक मंथ में उस से प्रीवियस मंथ का करंट अफेयर कंपाइलेशन करें और प्रीवियस 2 मंथ के कंपाइलेशन को रिवाइज भी कर लें। तो इससे प्रीलिम्स आते आते हर मंथ का करंट अफेयर आप लगभग 1 बार कर चुके होंगे और 2 बार उसको रिवाइज कर चुके होंगे। अब आते हैं टेस्ट सीरीज़ के ऊपर पे कि कितनी टेस्ट सीरीज़ हमें करनी है, दोनों प्री की और मेंस की। सबसे पहले करते हैं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ की बात। कोई एक टेस्ट सीरीज़ सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के पीछे ना भागें। अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले ओवरऑल 20 टेस्ट के अराउंड अगर कर लेते हैं, 15 से 20 टेस्ट सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक टेस्ट सीरीज़ में लगभग 30 से 32 टेस्ट के आसपास होते हैं, तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ले लें, उसमें लगभग 15 से 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और बाकी 10 जो होंगे वो कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट होते हैं। उतना सफिशिएंट है। और वीकली एक टेस्ट का अपना टारगेट बना के चलें कि वीकली एक टेस्ट करना है, उस टेस्ट को करें, उसको अच्छे से एनालाइज करें, बहुत ज़्यादा टेस्ट के पीछे ना भागें। जहाँ तक मेंस की बात है तो मेंस में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट होने के 3 या 4 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में नहीं लगना है। अगर डेली एक आंसर भी हम लिखते हैं तो भी आप देखेंगे कि 200 दिन में 200 आंसर्स आप लिख चुके होंगे। तो कोशिश यही करनी है कि डेली 1 या 2 आंसर, बस इतना करना है। 15 से 20 मिनट हमें आंसर राइटिंग को देना है और 3-4 मंथ के बाद अपनी प्रिपरेशन के डेली एक आंसर हमें लिखना है। और टेस्ट सीरीज़ जो मेंस स्पेसिफिक है, अगर मन है तो प्रीलिम्स से पहले ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डेली एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के बाद कोई 1 या 2 टेस्ट सीरीज़, टोटल मिला के 15 से 20 टेस्ट मेंस के अगर हम लिख लेते हैं, मतलब हर जीएस पेपर के 2 या 3 टेस्ट अगर हम टोटल लिख लेते हैं तो उतना सफिशिएंट है हमारे लिए। तो ये मेरी तरफ से इस स्ट्रेटजी में
मैंने आपको कवर किया कि हर सब्जेक्ट वाइज क्या क्या सोर्स मटेरियल हम डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या सोर्स हमें रेफ़र करना है और कैसे अपने इस प्रिपरेशन टाइम को एक अच्छे से यूटिलाइज़ करें ताकि एंड में जब पेपर आए तो बड़ा ही स्मूथली उस पेपर को हम कवर अप कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।